22वें विधि आयोग की हालिया रिपोर्ट में प्रतिकूल कब्जे और संपत्ति कानून में इसके प्रभाव की गहन जांच की गई है तथा सिफारिश की गई है कि परिसीमन अधिनियम 1963 के तहत मौजूदा प्रावधानों में बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो 22वीं रिपोर्ट आई है उसमें जो विधि आयोग की 22वीं रिपोर्ट आई है उन्होंने इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जो 1963 की जो लिमिटेशन एक्ट थी, ठीक है, संपत्ति का परिसीमन अधिनियम जो था, डेलिमिटेशन एक्ट और लिमिटेशन एक्ट जो उन्होंने बताया है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, विचार विमर्श करने के बाद भी उन्होंने जो निर्णय लिया है वह सेम एज इट इज़ है, उस पर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा इस विचार से उत्पन्न होती है कि भूमि को खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि इसका विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। उनका कहना ये है कि अगर कोई भूमि खाली है, ठीक है, और उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, और ये अगर वो ज़मीन किसी की ना हो तो उस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि कोई ज़मीन ऐसी होती है कि वो किसी की ना हो तो सरकार उसको अपने अंडर में ले लेती है, तो उसी की समान यह बात है। अब इसका प्रतिकूल कब्जा जो है क्या, वो बात करते हैं कि प्रतिकूल कब्जा शत्रुतापूर्ण, निरंतर, निर्बाध और शांतिपूर्ण कब्जे के माध्यम से संपत्ति के अधिग्रहण को संदर्भित करता है। ठीक है, अगर कोई चोरी किसी को बिना बताए, बिना उसको भनक लगे ही किसी की ज़मीन को हड़प लेता है, या फिर कुछ किसी भी माध्यम से अगर वो किसी व्यक्ति की ज़मीन को ले लेता है, एक्शन लेने की तो बात की है, अगर किसी की ज़मीन को अगर वो ले लेता है तो उसी को प्रतिकूल कब्जा कहते हैं। इस अवधारणा का उद्देश्य भूमि के स्वामित्व को लेकर लंबे समय से चली आ रही शंका को रोकना है। उसी और किसी भू मालिक द्वारा छोड़ी गई बेकार भूमि का उपयोग करने को अनुमति देकर समाज को लाभान्वित करना है। अगर वह ज़मीन खाली है, किसी ने 12 साल तक भी अगर कोई एक्शन नहीं लिया है, तो उस ज़मीन को सरकार अपने अंडर में कर लेती है और उसको जो है समाज को वितरित कर देती है, उसको दे देती है, जिसको भी उसकी उपयोगिता होती है, आवश्यकता होती है। यह उन व्यक्तियों को भी सुरक्षा प्रदान करता है जिन्होंने कब्जा करने वाले को संपत्ति का वास्तविक स्वामी माना है। अब ऐतिहासिक विकास और कानूनी ढांचा को देखते हैं। ऐतिहासिक विकास और कानूनी ढांचा। ऐतिहासिक आधार क्या कहता है? प्रतिकूल कब्जा पद, टाइटल ऑफ एडवर्स पोजेशन की अवधारणा 2000 ईसा पूर्व में हम्मुराबी संहिता से चली आ रही है। जो एडवर्स पोजेशन लॉ है, प्रतिकूल कब्जा कानून है, ये जो है ये 2000 ईसा पूर्व जो हम्मुराबी थे, जो हम्मुराबी नाम के राजा थे 2000 ईसा पूर्व में, 6th किंग ऑफ द फर्स्ट डायनेस्टी, ठीक है, 6वें राजा थे पहली डायनेस्टी के, बेबीलोनियन के, ठीक है। उन्हीं की मतलब उन्होंने जो बताया है, और उनकी जो रूल्स रेगुलेशंस, उनके जो कानून थे, उनके कानून में प्रॉपर्टी लॉ भी था, संपत्ति कानून भी उनके में था, ठीक है। इसलिए हम्मुराबी संहिता उसको कहा गया, और उसी के आधार पर ये कानून जो एडवर्स पोजीशन है इसको जो है बनाया गया, इसको निर्माण किया गया, निर्मित किया गया। परिसीमन अधिनियम 1874 इंग्लैंड में सीमाओं के कानून के रूप में इसके विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। संपत्ति परिसीमन अधिनियम। प्रॉपर्टी डेलिमिटेशन एक्ट। प्रॉपर्टी डेलिमिटेशन एक्ट अपने भारत का अगर देखें तो 2002 का है ये एक्ट, प्रॉपर्टी डेलिमिटेशन एक्ट, और इंग्लैंड का जो है 1874 का है, 1874 का। इंग्लैंड में सीमाओं के कानून के रूप में इसके विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया, ठीक है।
इंग्लैंड के संपत्ति के कानून के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए 1874 में इंग्लैंड में। अब भारत का परिचय देखें तो सीमा कानून भारत में 1859 के अधिनियम 14 के माध्यम से पेश किया गया था और वर्ष 1963 में सीमा अधिनियम के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अपने भारत में 1859 में ही ये सीमा कानून के बारे में बात शुरू हो गई थी, ठीक है, सीमा कानून एक्ट आ गया था। लेकिन 1963 में ही इसकी कार्यकारी जो कार्यवाही है उसको निरंतरता से सौदेशपूर्णता से इसको इस प्रकार किए गए, ठीक है, और जो भी इसमें निर्णय लिए गए उसी को फाइनल डिसीजन माना गया। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि 22वें जो विधि आयोग ने 22वें विधि आयोग की हाल ही रिपोर्ट में इसको बताया गया कि जैसे कि 1963 में था वैसा ही अभी भी सेम रहेगा, जस्ट एज इट इज। इसमें कोई फंडामेंटेशन नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो कानून पहले था वो अभी एज इट इज रहेगा। सीमा अधिनियम 1963 के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं? 1963 के प्रमुख प्रावधान, पहला बर्डन ऑफ प्रूफ। व्हाट इज फर्स्ट? बर्डन ऑफ प्रूफ। 1963 के अधिनियम ने प्रतिकूल कब्जे के बर्डन ऑफ प्रूफ को दावेदार पर स्थानांतरित कर दिया, जिससे वास्तविक मालिक की स्थिति मजबूत हो गई। अब बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब ये है कि पहले 1963 का पहला कानून है बर्डन ऑफ प्रूफ। उसमें ये बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की जैसे किसी व्यक्ति की वो ज़मीन है और उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है, ठीक है, तो जिस व्यक्ति की ज़मीन है अगर उसके पास प्रूफ है, कंप्लीट प्रूफ है कि ये मेरी ज़मीन है, ठीक है, वास्तविक मालिक जो उसका है वो अपनी दर्शा रहा है कि मैं इसका वास्तविक मालिक हूँ, ठीक है, तो वह ज़मीन उसी की रहेगी। ये पहला बर्डन ऑफ प्रूफ, पहला प्रावधान, फर्स्ट प्रोविजन। सेकंड क्या है? एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप। लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके पास 12 वर्ष के अधिक समय से निजी जमीन या 30 वर्ष से अधिक समय से सरकारी जमीन है वह उन संपत्ति का मालिक बन सकता है। एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप मतलब किसी जमीन को लेना, ठीक है, एक्विजिशन मतलब किसी जमीन को किसी चीज़ को लेना। तो इसमें ओनरशिप की बात की गई है, जो इसका अधिकारी है, वास्तविक मालिक है, ठीक है, वह इसमें बताया गया है कि जो 12 वर्ष के अंतराल में 12 वर्ष के अंतराल में निजी जमीन और 13 वर्ष के अंतराल में सरकारी जमीन की बात इसमें की गई है कि अगर 12 वर्ष तक किसी व्यक्ति की निजी जमीन 12 वर्ष तक हो जाती है तो वह उसी की रहेगी, और 30 वर्ष तक सरकारी ज़मीन है अगर उसके पास है, ठीक है, और 30 वर्ष तक उसी की रहती है तो वह उसी की हो जाएगी। इसमें ये कहा गया है। प्रतिकूल कब्जे का दावा करने हेतु कब्जे को आवश्यकता वैधानिक अवधि के लिए खुला, निरंतर और वास्तविक मालिक के अधिकारों के प्रतिकूल होना चाहिए। प्रतिकूल कब्जे की मुख्य सामग्री क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2004 के कर्नाटक बोर्ड ऑफ वक्फ बनाम भारत सरकार के मामले में प्रतिकूल कब्जे को साबित करने के लिए आवश्यक तत्वों को रेखांकित किया था। सर्वोच्च न्यायालय में 2004 में कुछ तत्वों को रेखांकित किया था जिसके तहत बताया गया था प्रतिकूल कब्जे के बारे में पूरा उसकी अवधारणा दी गई थी, उसके बारे में पूरा संदर्भ बताया गया था उसका पूरा स्पष्टता से। दावेदारों को कब्जे की तारीख, कब्जे की प्रकृति, वास्तविक मालिक द्वारा कब्जे के बारे में जागरूकता, कब्जे की निरंतरता और यह कि कब्जा पारदर्शी या खुला तथा अवांछित था स्थापित करना चाहिए। वर्ष 1981 में क्षितिज चंद्र बोस बनाम रांची के
आयुक्त के फैसले में शीर्ष अदालत ने खुलेपन और निरंतरता की आवश्यकताओं को रेखांकित किया। आलोचनाएं और सिफारिशें। आलोचना और सिफारिशें पर बात करते हैं। वर्तमान कानून की आलोचना। हेमाजी बगाजी, जार बनाम भीखाबाई, खेंगरभाई, हरिजन और अन्य के वर्ष 2008 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जे की आलोचना करते हुए कहा कि यह वास्तविक मालिक पर अनुचित रूप से कुठाराघात है और बेईमान अपराधियों को लाभ पहुंचाता है। 2008 में जो ये शख्स थे, हेमाजी बगाजी, जार बनाम भीखाबाई, खेंगरभाई, हरिजन, इनके खिलाफ जो ये व्यक्ति थे, इन्होंने ज़मीनों को हड़प रखा था किसी की, ठीक है। और यह जो है, जिनकी वास्तविक ज़मीन थी, वास्तविक मालिक थे, उन पर अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे थे और उन पर जो है वह कुछ कर नहीं पा रहे थे। जो वास्तविक मालिक जो थे, वह कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो 2008 के इस मामले को सुप्रीम कोर्ट जो थे, उन्होंने कहा, जो सर्वोच्च न्यायालय था, उन्होंने कहा कि इस पे जो है चेंजेस होने चाहिए। ऐसे तो जो बेईमान रहेंगे, वो जो वास्तविक मालिक हैं ज़मीन के, उन पर कुठाराघात होगा, कुठाराघात कहलाएगा। न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जे पर एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता को जानते हुए सरकार से कानून पर पुनर्विचार और इससे संशोधित करने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो विधि आयोग, लॉ कमीशन, उससे कहा कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और इसको बदला जाए, ठीक है। यह जो है कुठाराघात होता है, जो वास्तविक मालिक है उन पर गलत प्रभाव पड़ता है, उनको बहुत कुछ गलत झेलना पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसको बदला जाए, इस पर सुधार किया जाए। विधि आयोग का संदर्भ क्या था? न्यायालय की सिफारिशों के जवाब में कानून तथा न्याय मंत्रालय ने वर्ष 2008 में इस मामले की जांच को बाद की रिपोर्ट के लिए विधि आयोग को भेज दिया था। 2008 में भेज दिया था विधि आयोग को इसकी जांच के लिए। प्रतिकूल कब्जे के विरुद्ध तर्क क्या क्या थे? झूठे दावों को बढ़ावा देता है। प्रतिकूल कब्जे झूठे दावों को बढ़ावा देता है और न्यायिक प्रणाली का परिहार्य मुकदमेबाजी पर बोझ डालता है। ये जो प्रतिकूल कब्जा वाला जो सिचुएशन थी, अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, नहीं लेंगे, तो ऐसे ही और बार बार केसेस आते जाएंगे और ये बोझ पड़ता जाएगा, ठीक है, न्यायपालिका पर। क्या इसी को देखते रहेंगे वह? और कोई केसेस नहीं है क्या उनके पास? तो उन्होंने ये तर्क उसके विरुद्ध, प्रतिकूल कब्जे के विरुद्ध तर्क दिया। दूसरा तर्क क्या था? सहमति का अभाव। प्रतिकूल कब्जा किसी को वास्तविक मालिक की सहमति या जानकारी के बिना संपत्ति अर्जित करने की अनुमति देता है। तीसरा, इसे अनुचित और अनैतिक माना जाता है क्योंकि यह मालिक के अधिकारों की अवहेलना करता है तथा उन्हें अपनी संपत्ति के बारे में निर्णय लेने के अवसर से वंचित करता है। चौथा, असमान परिणाम। प्रतिकूल कब्जे के अन्यायपूर्ण परिणाम हो सकते हैं, विशेषकर जब वास्तविक मालिक प्रतिकूल कब्जे के मालिक से अनजान हो, उसको मालूम ही ना हो कि वो है कौन जिसने मेरी ज़मीन को हड़प लिया है, या यही नहीं पता कि मेरी ज़मीन को हड़पा भी गया है कि वह मेरी ज़मीन अभी भी है कि किसी ने हड़प लिया है, ठीक है। अनभिज्ञ हो, इस बात से जान हो।
पांचवा, वास्तविक मालिक को अचानक पता चल सकता है कि उनकी संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ले ली गई जिसका उस पर कोई अधिकार नहीं था। इसके परिणामस्वरूप संपत्ति का नुकसान और सामान्यतः भावनात्मक संकट उत्पन्न होता है। अब भारत का विधि आयोग क्या कहता है? भारत का विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। जिसे भारत सरकार द्वारा समय समय पर कानूनी शोध करने के स्पष्ट जनादेश के साथ स्थापित किया जाता है। यह विधि और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था। 1955 में 3 वर्ष के लिए विधि आयोग को स्थापित किया गया था भारत सरकार द्वारा। स्टार्टिंग में भारत के विधि आयोग ने, लॉ कमीशन ने नागरिक कानून, आपराधिक कानून, संवैधानिक कानून, पारिवारिक कानून, व्यक्तिगत कानून, पर्यावरण कानून, मानवाधिकार कानून आदि से लेकर विभिन्न विषयों पर अब तक 277 रिपोर्ट जारी की हैं। यह आयोग वर्तमान में अपने 22वें कार्यकाल में है और इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति जो हैं वह हैं ऋतुराज भावार्थी जी। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और फाइनली 22वें विधि आयोग ने जो निर्णय लिया है वह 1963 का ही सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। और कोड ऑफ हम्मुराबी पर हम बात कर ही चुके हैं, हम्मुराबी संहिता पर हम बात कर ही चुके हैं कि हम्मुराबी संहिता वही है जो हम्मुराबी का लिखा हुआ टेक्स्ट जिसको कहते हैं रिटन टेक्स्ट, जो लिखा गया है एक स्टेले नाम के एक पत्थर पर जो कि 2.25 मीटर लंबा है। उसको अभी रखा गया है, कहाँ रखा गया है? लबर म्यूज़ियम में, लबर म्यूज़ियम में उसको रखा गया है मेसोपोटामिया में। ठीक है, इसको जो है अभी अभी मतलब जो है 1901 में सूसा जगह जो कि अभी ईरान में है, उस जगह पर इसको एक्सकैवेट किया गया था, खोद कर निकाला गया था, खुदाई में अब डिस्कवर किया गया था, मिला था वो। ठीक है, जो कि उसकी एज हो गई थी 600 वर्ष पूर्व। यह टेक्स्ट 600 वर्ष पूर्व था और 600 वर्ष पूर्व जब वह मिला उनको तो एज इट इज़ मिला, उसमें कोई बदलाव नहीं था। ठीक है, और उस पत्थर को अभी लबर म्यूज़ियम में रखा गया, उसको स्टडी भी किया गया, मेसोपोटामियन के द्वारा इसको स्टडी भी किया गया कि उसमें लिखा क्या गया है। ठीक है, स्टडी किया जब ही तो उनको पता चला कानून के बारे में, पोएटिक लैंग्वेज के बारे में, पोएटिक जो उन्होंने बात की गई पोएटिक स्टाइल में जो उन्होंने लिखा है उस पत्थर पर, पढ़ने के बाद ही उन्हें पता चला। ठीक है, और उस पर जो लिखा है वो बेबीलोनियन डायलेक्ट ऑफ अक्कादियन, बेबीलोनियन डायलेक्ट में लिखा था उसको। ठीक है, और हम्मुराबी ने खुद लिखा था जो कि 6th किंग थे फर्स्ट डायनेस्टी के। और उनका जो मेन जो बात है, मेन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट
ये है कि हम्मुराबी संहिता के अंतर्गत भी हम्मुराबी का जो कानून है वह जो है लॉ, प्रॉपर्टी लॉ पर बात करता है, फैमिली लॉ पर बात करता है, क्रिमिनल लॉ पर बात करता है और कमर्शियल लॉ पर बात करता है। ठीक है। और हम्मुराबी संहिता जो है, जब गवर्नमेंट ने जो है हम्मुराबी संहिता को देखा होगा, पढ़ा होगा कि उस समय भी जो हम्मुराबी थे वह इन सब चीज़ों पे विश्वास रखते थे और इन पर यह कानून उन्होंने इन कानूनों पर भी वह काम करते थे। तो इसी को देखकर जो है भारत सरकार ने भी प्रॉपर्टी एक्ट जो है उसको निर्मित किया, लिमिटेशन एक्ट 19 प्रॉपर्टी लिमिटेशन एक्ट 1963 उन्होंने भी इसको बनाया और पूरे भारत के जो जनता है, जन समूह है, उसके समक्ष इसको रखा कि अगर अब से आप का एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है, आपके अधिकार पर कुठाराघात होता है, तो इस कानून का आप उपयोग करें जिससे कि आप कानून से हेल्प ले सकें और आपको फिर एक्सप्लॉयटेशन नहीं झेलना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो ये जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कम से कम 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है आराम से, और स्पष्टता से हमने आपको बता ही दिया है कि लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन यानी प्रतिकूल कब्जा कानून एक्चुअल में है क्या। तो इसको ध्यान से देखिएगा, आराम से इसको सुनिएगा। कम एट लास्ट जो भी मुझे साझा करना था, जो भी मैंने पढ़ा था, वो मैंने सब आपको बता ही दिया है। ठीक है। और मेरा भी यही उद्देश्य रहता है कि मैं जो भी पढ़ता हूँ या फिर जो भी मुझे लगता है कि आपको साझा करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आप तक बस चीज़ को साझा करता हूँ। ठीक है गाइस, तो देखिएगा वीडियो को अच्छे से और समझिएगा कि एक्चुअल में इसमें है क्या। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। वैसे भी कानून के बारे में बात है तो हर चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो अंततः आप सभी के लिए, आप सभी